Hey guys, welcome back to our new lecture series CGPSC Tech presented by Right Benchers Academy. आज के हम अपने इस लेक्चर में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्लस प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसका मतलब आज हम थोड़ी सी एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे। हम बात करेंगे थोड़े से 11th-12th के सिलेबस की और इससे हम देखेंगे कि एमसीक्यूज आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपने और भी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर पाऊँ। चलिए बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां पर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं उसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को पढ़ते हैं उसे हम रासायनिक बल गतिकी के नाम से जानते हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन उठकर आ सकता है कि रसायन विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। डियर व्यूवर्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, बट चूंकि आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं कि आपको जो लेक्चर है वो फ्लुएंट हिंदी में चाहिए। मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपसे वो सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँ जिससे आपका पेपर 2 जो है वो बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाए और सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाए। प्लीज़ 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 आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि पेपर 2 में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज सपोर्ट मी और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें जाना होगा क्लास 11th के थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी की तरफ। तो अगर मैं थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी की बात करूं तो वहां पर हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया की व्यवहार्यता। डियर व्यूवर्स, अगर मेरी हिंदी में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की व्यवहार्यता हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि किस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से यानी कि अभिकारक से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही है। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही है वो हमें कहाँ से पता चलता है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से पता चलता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोई भी रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप कोई भी रिएक्टेंट लेकर आ जाएं और उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, अगर कोई रिएक्टेंट्स हैं और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनमें बीच वो कैपेसिटी है कि उनके बॉन्ड टूट जाएं और नई तरीके से डेवलप हो जाएं, तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमें किससे पता चलता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगी? वो हमें पता चलता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की व्यवहार्यता से। अब ये हमें क्या बताता है? ये कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होती है? जब उसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। जब उसके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तभी कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इससे आपको ACF 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन MCQ कौन सा था, ये हम अपने MCQ वाले लेक्चर में सीखेंगे। बस आपको ये जानना है कि
कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ये समझते हैं कि डेल्टा जी, जिसे आप गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कोई एक सिस्टम है, सिस्टम, ठीक, कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, डेल एच, यानी कि एंथैल्पी चेंज। ठीक, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा एच। इस सिस्टम के फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है टी डेल्टा एस। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और डेल्टा एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। अब इस बाकी जो बची हुई एनर्जी हुई, इस सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए, इस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा जी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने अपने थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन सीखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि सपोज मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं एक सिस्टम हो गई, ठीक, और मेरे पास कितने रुपए प्रेजेंट है, 100 करोड़ रुपए प्रेजेंट है, मतलब टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट है, 100 करोड़। तो वो 100 करोड़ क्या हो गया, डेल एच, क्योंकि डेल्टा एच क्या बताया मैंने आपको, डेल्टा एच क्या होता है, कंप्लीट एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सिस्टम के पास प्रेजेंट है वो आपका क्या होता है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच। ठीक, तो वो जो टोटल 100 करोड़ रुपए है मेरे पास, वो क्या है, वो कंप्लीट टोटल एनर्जी है जो मेरे पास है। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, चलो मैं कुछ दान धर्म कर देती हूँ। ठीक, वैसे भी अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबको दान धर्म करना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं कुछ दान धर्म कर देती हूँ। तो अब आप ये सोचिए कि अगर मेरे पास टोटल प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है तो क्या मैं पूरे 100 करोड़ दान में दे दूंगी, नहीं। अगर मैं पूरे 100 करोड़ दान में दे दूंगी तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगी, मैं अपना जीवन यापन किस तरीके से करूंगी, है ना। तो मुझे अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अपने लिए कुछ पैसे निकाल लूंगी और फिर थोड़े से पैसे जो हैं वो दान में दे दूंगी। सपोज मैंने क्या किया कि मैंने अपनी फ्रीडम मेंटेन करने के लिए 50 करोड़ जो है वो रख ली और 50 करोड़ को मैंने दान में दे दिया। तो अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए मैंने जो पैसे रखा वो आपका क्या था, टी डेल्टा एस। मैंने बताया ना कि सिस्टम के फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी क्या होती है, टी डेल्टा एस, है ना। तो मुझे अपने फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो क्या थी, टी डेल्टा एस। ठीक, अब क्या हुआ कि अब उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है वही आपका क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब देखिए, टोटल एनर्जी मेरे पास थी 100 करोड़, बाकी मैंने 50 करोड़ क्या कर दिया, दान में दे दिया। और जो मेरे पास बची, मेरे पास कितना बच गया, 50 करोड़ बच गया। मेरे फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी बची वो क्या थी, 50 करोड़। तो अब उस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत थी उसे आप क्या कहते हैं, डेल्टा जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर वो हिंदी मीडियम में भी स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके बुक्स में इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज हिंदी टर्मिनोलॉजीज भी दी होती हैं। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत बनाना मेरे वीडियोस ना देखने की कि मेरे वीडियोस इंग्लिश में हैं। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों तक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। ठीक, तो अब देखिए कि कोई भी रिएक्शन तभी फिजिबल होती है, रिएक्शन के फिजिबल होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से उसे कितना टाइम लग रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा, राइट।
तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो ये कि डेल जी की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, और डेल्टा एस की जो वैल्यू है यानी कि एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तभी क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। चलिए अब हम इसमें थोड़े कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए यानी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। और उसके लिए अभी हमने देखा कि फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए और डेल एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब सेकेंडली हम देखते हैं फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि रासायनिक साम्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि जब K की वैल्यू, K क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तभी कोई रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। तो ये हमने किसकी दृष्टि से देखा, रासायनिक साम्य की दृष्टि से देखा। बट क्या हुआ कि सिर्फ एक केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बता सकते थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ऊष्मागतिकी और रासायनिक साम्य के माध्यम से हम नहीं बता सकते थे। इसीलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को पढ़ने के लिए, उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए एक नई शाखा, एक नई ब्रांच को डेवलप करना पड़ा, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऊष्मागतिकी की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जो डायमंड है यानी कि हीरा, डायमंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्रेफाइट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों ही कार्बन के फॉर्म है, ठीक। तो डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब इसके डेल जी की वैल्यू देखी गई तो डेल जी की वैल्यू जो आ रही थी वो नेगेटिव थी और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इस वजह से थ्योरेटिकली ये प्रूफ किया गया कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, डायमंड को अगर कई सालों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या वो पत्थर में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इस वजह से हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी। सो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम देखेंगे कि जो पहला टाइप होता है दैट इज योर व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि जिसको होने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। इस टाइप ऑफ रिएक्शंस का बेस्ट एग्जांपल है आयनिक रिएक्शंस। आयनिक reactions are the best example of instantaneous rate of reaction। कैसे, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया AgNO3 दैट इज योर सिल्वर नाइट्रेट, इसका मैंने रिएक्शन कराया सोडियम क्लोराइड के साथ। तो हमने देखा कि एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो बैठ गया, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। तो ये टाइप के रिएक्शंस क्या होते हैं आपके, आयनिक रिएक्शंस, यानी कि जिसमें आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। अब आपको याद आ ही गया होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस कर रहे थे।
ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आयंस जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एक सिल्वर प्रेजेंट है जो कि मेटल है। अब चूंकि ये मेटल है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पूरा का पूरा एक रेडिकल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो NO3 रेडिकल था, नाइट्रेट रेडिकल था, वो किसके साथ जाकर कंबाइन हो गया, सोडियम के साथ। और ये जो क्लोरीन आयन था, नेगेटिव आयन था, वो किसके साथ कंबाइन हो गया, आयरन के साथ। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को होने में बहुत ही कम समय लगेगा, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स जो है ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो जाएंगी। तो इन रिएक्शन के लिए इनका रेट कैलकुलेट करना कि ये किस दर से हो रही है, किस रेट से ये रिएक्शन हो रही है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यूजुअली देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक रिएक्शंस के लिए हम काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। आयनिक रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ केमिकल, उनका रेट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही क्विकली हो जाती है। इस वजह से फिर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आता है वो है हमारा स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जिसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि किसी भी लोहे में जंग लगने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शंस। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इनके लिए भी इनका रेट कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे में कि रिएक्टेंट जो है कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किस टाइप के रिएक्शन के लिए उनके रेट को कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन, and that type of reaction is moderate reaction. Moderate reaction जो होते हैं they fall between instantaneous reaction and slow reaction. मतलब इनकी जो स्पीड होती है, इनका जो रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से कम होता है लेकिन स्लो रिएक्शन से ज़्यादा होता है। It means moderate reaction will fall between instantaneous rate of reaction as well as slow reaction. अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स तो देख लिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम किस तरीके से रिएक्शन की टाइप्स को पढ़ते हैं वो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के दर की। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रही है जिसमें मैंने रिएक्टेंट्स लिया है A+B और मुझे कुछ नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि है C+D। तो क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही होती है तो इनकी कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो सांद्रता है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रैवल होने लगती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर। मतलब कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर। इसको ऐसे समझिए कि जब यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमने लिया A और B, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमने रिएक्टेंट लिया और तुरंत ही हमें प्रोडक्ट मिल गया। अभी मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ाया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको पहले डील किया कि आपको ये बातें समझ में आए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता तो इसके कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, राइट। वहीं अगर स्लो रिएक्शन भी हो रही है तब भी ये बहुत ही मुश्किल है कि हम इसके रेट को कैलकुलेट कर पाए।
लेकिन चूंकि हम केमिकल काइनेटिक्स या काइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रासायनिक अभिक्रिया की दर को मापना ही आपका बल गतिकी कहलाता है। ठीक, तो काइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जब इसके सांद्रता में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो हम किस टाइप ऑफ रिएक्शन में कैलकुलेट कर पाएंगे, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब हमने ये रिएक्टेंट्स लिया तो क्या हुआ, धीरे तुरंत से तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम होती गई और फिर यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और हम उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसके रेट को जज करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसके फॉर्मूले या इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करूं तो वो कैसे होगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि अब हम निकालते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी। हमें पता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम, यही होगा। टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में या कम होने में, उसकी सांद्रता में परिवर्तन होने में कितना टाइम लग रहा है, वही तो क्या बताएगा हमें, वही तो उसकी दर बताएगा, राइट। तो अब क्या हुआ कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम क्या हुआ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। या तो अगर हमें इसे जब प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखना है तो प्रोडक्ट के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, increase in concentration of products upon time, यही हमारा क्या हो जाएगा, rate of reaction, chemical reaction। decrease in concentration of reactants और increase in concentration of products, ठीक, उसमें कितना टाइम लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, rate of chemical reaction। ठीक, तो अभी हमने क्या सीखा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम, या आप सीधे बोल दीजिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इज योर व्हाट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको अब हम केमिकल टर्म्स में या केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो रहा है कि किसके कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स हैं, क्या है, वो अभिकारक है। ठीक, तो क्या होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ए से। ठीक, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा, चेंज इन टाइम। ठीक, तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, डेल टी। अब चूंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो है वो घट रही है, सांद्रता जो है वो घट रही है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब बी का रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कौन है, बी, डेल्टा बी, यानी कि चेंज साइन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। अब चूंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, इसलिए हमने अगेन यहाँ पर माइनस साइन डिनोट किया। वहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट सी। अब चूंकि इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव पे रहेगा, अब चूंकि वो पॉजिटिव है तो साइन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। वहीं अगर डी की बात करें तो डेल्टा टी, डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रेट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ की मदद से समझते हैं। हमें पता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। चलिए इसको ग्राफ की मदद से प्लॉट करते हैं।
देखिए ये वाला जो y एक्सिस है ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन को या सांद्रता को, और x एक्सिस जो है वो शो कर रहा है टाइम को या समय अंतराल को। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि अगर हम रिएक्टेंट्स के बेसिस पे बात करें तो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ कम होती चली जाती है, वहीं प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे केमिकल रिएक्शन के रेट को मेजर करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक, जब रिएक्टेंट था हमारे पास और टाइम कितना हुआ था 0 मिनट, तो कंसंट्रेशन भी क्या थी 0 थी। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मुझे कंसंट्रेशन मेजर करना था। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ प्लॉट किया इस तरीके से, ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल जाए इस तरीके से। ठीक, तो अब ये मुझे ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन की और ये टाइम की। अब देखिए अब मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करना है, रेट को मेजर करना है। तो यहाँ पर जो टाइम चेंज है वो क्या आएगा, dt। ठीक, और यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन है उसका क्या आ जाएगा, dx। ठीक, क्योंकि स्मॉल चेंज इन टाइम है, टाइम जो है वो बहुत ही, जो चेंज इन टाइम है वो काफी छोटी वैल्यू होगी। ठीक, तो अब हम इसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे या हम इसके रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx बाय dt, है ना। इसके रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx बाय dt। क्यों, क्योंकि हमें पता था, अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हमने क्या बोल दिया, dx, और टाइम को हमने क्या बोल दिया, dt, क्योंकि अब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड से 10 से 20 मिनट में, ठीक, 10 से 20 मिनट में जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो उस टाइम पे उसका रेट क्या था, टाइम का हमने क्या लिया, 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में उस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या था। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट 10 मिनट हुआ, ये वाला पॉइंट 20 मिनट हुआ, तो यहाँ पर ये काफी स्मॉल टाइम है। ठीक, तो इसीलिए हमने इसको किससे डिनोट किया, dt से, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन भी काफी स्मॉल है इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, dx से। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक केमिकल रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। डियर व्यूवर्स, हमने थोड़ा आज बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया और थोड़ा हमने 11th-12th के लेवल को भी टच किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11th पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स में किस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस होती है, फिर मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और उस पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको 11th के थर्मोडायनेमिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट कवर करवाया। ठीक, अच्छा, अब इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जिससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करूं तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूला को याद कीजिए। हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो हम कंसंट्रेशन को किस बेसिस पे मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, राइट। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मोल्स पर लीटर। वहीं टाइम को हम किस, टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई किसकी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। इससे भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि केमिकल इक्वेशन की, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो डियर व्यूअर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ब्रीफली डिस्कस किया, डेप्थ से डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं वो फैक्टर्स की, वो कारक की जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक, फैक्टर्स दैट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन की, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।